हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सब लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, हम यूथ बुक का जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसमें हमारा आज चैप्टर नंबर 2 होने वाला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट लिए। दोस्तों, जल्दी ही हम आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैराथन क्लास भी लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि हमें अंदर से मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेके आ सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संकेतन पाई 7 का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यास 7 इकाई। व्यास 7 इकाई जो है संकेतन पाई 7 का अर्थ है। संकेतन पाई 7 का अर्थ किसी छिद्र या बोल्ट या नट का व्यास 7 इकाई है, ये होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम एसआर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फेरिकल रेडियस। जो एसआर का संक्षिप्त नाम होता है वो होता है स्फेरिकल रेडियस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकेतन 2 इंटू पाई 6 का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त। संकेतन 2 इंटू पाई 6 का अर्थ जो होता है 6 इकाई व्यास के 2 वृत्त है, तो इसका डी इज द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दर्शाई गई आकृति में कुंजी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थ कुंजी। कौन सा हो जाएगा? बार्थ कुंजी। नीचे दर्शाई गई आकृति में कुंजी जो है ये कौन सी है? बार्थ कुंजी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे कुंजी हम सब देख लेते हैं। अगर इस प्रकार से आपको गो दिखा जाए, जो ये सामने दिख रहा है ये वाला, ये कौन सी है? गोल कुंजी है। सैडल कुंजी, ये अपनी सैडल कुंजी है। कुंजी पर चपटा, तो कुंजी पर चपटा जो है ये हो जाएगा। चपटा कुंजी बात करें तो ये आपको याद रखना है सिंबल। स्पाइलन कुंजी की बात करें तो ये स्पाइलन कुंजी हो जाएगी और वुडरॉफ कुंजी की बात करें तो ये वुडरॉफ कुंजी का संकेत है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समलंबी पेंच है? तो दोस्तों, समलंबी पेंच जो है ऑप्शन नंबर ए, एक में जो है समलंबी पेंच है। समलंबाकार थ्रेड तथा एक में थ्रेड दोनों समान आकार के होते हैं, लेकिन एक में थ्रेड का चूड़ी कोण 29 डिग्री तथा समलंबाकार थ्रेड का चूड़ी कोण 30 डिग्री होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में प्रायः किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्स पिच मीडियम पिच। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में प्रायः कोर्स पिच मीडियम पिच चूड़ी का प्रयोग होता है, थ्रेड का प्रयोग होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित कीज में से शाफ्ट के टेपर्ड भाग में एक कीवे के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सर्वाधिक उपयुक्त आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट के टेपर भाग में जोड़ बनाने के लिए अर्धवृत्ताकार डिस्क या वुडरॉफ कुंजी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यह स्वयं समायोजित होता है, स्वयं एडजस्ट होता है, इसलिए इस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो चित्र में प्रदर्शित कुंजी के नाम, ये पहला जो है ऑप्शन है ये अर्धवृत्ताकार डिस्क कुंजी या वुडरॉफ कुंजी इसको कहते हैं। जो बी वाला दिख रहा है आपको ये है जिबहेड कुंजी। सी वाला जो आपको दिख रहा है ये राउंड बार शंख कुंजी, आपको याद रखना है। और डी वाला जो आपको दिख रहा है ये आयताकार शंख कुंजी है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में असेंबलियों में प्रयुक्त कुछ व्रतों को दर्शाया गया है, व्रत के साथ उनके नाम एवं कार्य का मिलान करें। अब ये आपके व्रत दिए हुए हैं, इनके नाम और कार्य का आपको मिलान करना है। तो दोस्तों, पहला जो दिया है ए, ये क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा डी, पहले का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पहले का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। री इंस्पोर्ट ईयरिंग टाइप जो है ये हो जाएगा डी वाला। क्रिंसेट टाइप जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला, ये क्रिंसेट टाइप होता है। हाई स्ट्रेंथ टाइप की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों ये वाला हाई स्ट्रेंथ टाइप। और चौथा दिया है दोस्तों ईयरिंग टाइप, तो ईयरिंग टाइप क्या हो जाएगा दोस्तों? ये वाला हो जाएगा। ठीक है। पांचवा, रेडियल डिसलार्जेंट के विरुद्ध उच्च शक्ति प्रदान करता है, तो ये डी वाला ही करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का बी और पांचवे का डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित एक सेल्फ अलाइन की है, तो दोस्तों चित्र में प्रदर्शित जो ये अलाइन की है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों वुडरॉफ की। क्या है? वुडरॉफ की इसका नाम है, वुडरॉफ की इसका नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित पुली को शाफ्ट पर चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीदर की। जो ये चित्र में दिखाया गया है पुली को शाफ्ट पर चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली डिवाइस जो है ये फीदर की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीचे चित्र में प्रदर्शित चूड़ी की विशेषताओं का मिलान उनके सही नाम के साथ करें। तो जो चूड़ी दी गई है इसका मिलान जो है सही नाम के साथ में आपको करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्रेस्ट है दोस्तों, ये हो जाएगा सी वाला। सी वाला जो है ये वाला जो है सी जो है क्रेस्ट हो जाएगा। दूसरा जो है दोस्तों फ्लैंक, फ्लैंक जो हो जाएगा, फ्लैंक इसको बोलते हैं दोस्तों, ये वाला अपना हो जाएगा फ्लैंक हो जाएगा। थ्रेड एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों थ्रेड एंगल, ये वाला बी जो दिया हुआ है। पिच की बात करें दोस्तों तो पिच जो हो जाएगा हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला जो है ये हमारी क्या है, पिच है। जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिखाई गई है ये क्या है, पिच है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चूड़ी को निम्न तरीके से उल्लेखित किया जाता है। M20 इंटू 1.5 माइनस 5H में संख्या 20 प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जो संख्या 20 है ये क्या प्रदर्शित करता है, बड़े व्यास को प्रदर्शित करता है। M जो है आइसोमेट्रिक थ्रेड, B बड़ा व्यास mm में, 1.5 mm में पिच को, और 5H जो है टॉलरेंस क्लास सिंबल, यह चूड़ी अंदर की तरफ होती है क्योंकि टॉलरेंस क्लास सिंबल में H बड़े अक्षर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली वाटम सतह खालिस्तान है। तो दोस्तों चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली वाटम सतह जो होती है ये होती है रूट। क्या होती है, रूट होती है। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सतह को रूट कहते हैं। क्रेस्ट जो है दोस्तों चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप सतह को क्रेस्ट कहते हैं। पिच की बात करें तो चूड़ी पर एक बिंदु से साथ वाली चूड़ी के संगत बिंदु तक अक्षीय दूरी को पिच कहते हैं। और लीड की बात करें तो चूड़ी के एक घुमाव वह जितनी अक्षीय दूरी चलता है उसको लीड कहलाती है, उसे लीड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप सतह क्या कहलाती है, क्रेस्ट कहलाती है। अभी हमने आपको बताया क्रेस्ट कहलाती है चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली टॉप सतह। बंधक में प्रयुक्त नट बोल्ट किस धातु के बनाए जाते हैं। दोस्तों बंधक में प्रयुक्त नट बोल्ट जो है ये माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूड़ी के ऊपरी भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों चूड़ी का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्रेड कोण खालिस्तान होता है। तो दोस्तों थ्रेड कोण जो होता है ये दो फ्लैंकों के मध्य का कोण जो होता है यही थ्रेड कोण कहलाता है। दो फ्लैंक के मध्य का कोण थ्रेड कोण कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास खालिस्तान है। तो दोस्तों स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास को बड़ा व्यास कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्क्रू थ्रेड के न्यूनतम व्यास को छोटा व्यास कहते हैं। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट व क्रेस्ट के मध्य की सतह को कहते हैं। तो दोस्तों रूट व क्रेस्ट के मध्य की जो सतह होती है उसे फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। ये जो मध्य की जो सतह होती है इसे क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूड़ी के भाग रूट व क्रेस्ट के बीच लंबात्मक दूरी को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों चूड़ी के भाग रूट व क्रेस्ट के बीच की लंबात्मक दूरी को चूड़ी की गहराई कहते हैं। क्या कहते हैं, चूड़ी की गहराई कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट की मध्य दूरी, जो चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट की मध्य दूरी है इसे क्या कहते हैं, तो इसे लीड कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। ठीक है, चूड़ी के संलग्न रूट क्रेस्ट की मध्य दूरी को लीड कहते हैं। या स्क्रू के एक घुमाव में वह जितनी अक्षीय दूरी चलता है उसे लीड कहते हैं। सिंगल स्टार्ट थ्रेड वाले स्क्रू में पिच तथा लीड समान होते हैं। किसमें, सिंगल स्टार्ट थ्रेड वाले स्क्रू में पिच तथा लीड समान होते हैं। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास का अंतर कहलाता है। दोस्तों चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास का अंतर जो है ये चूड़ी की गहराई कहलाता है। क्या कहलाता है, चूड़ी की गहराई कहलाता है। बड़े व्यास की बात करें तो इसको बाह्य चूड़ी की दशा में बाह्य व्यास या शिखर व्यास भी कहते हैं। किसी स्क्रू का साइज इसके बड़े व्यास या नॉमिनल व्यास द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। छोटा व्यास क्या है, यह चूड़ी का न्यूनतम व्यास होता है। इसे मूल या जड़ व्यास कहते हैं। चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास के अंतर को चूड़ी की गहराई कहते हैं। यह आपको याद रखना है। सिंगल स्टार थ्रेड में लीड होता है। दोस्तों सिंगल स्टार थ्रेड में लीड जो होता है ये पिच के समान होता है। किसके समान होता है, पिच के समान होता है। सिंगल स्टार थ्रेड में लीड पिच के समान होता है। डबल स्टार थ्रेड वाले स्क्रू की लीड पिच की दुगनी होती है और ट्रिपल स्टार थ्रेड वाले स्क्रू की लीड पिच की तिगुनी होती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 जगह से शुरू होने वाला चूड़ी खालिस्तान कहलाता है। दोस्तों 3 जगह से शुरू होने वाला चूड़ी जो है ये ट्रिपल स्टार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रिपल स्टार्ट कहलाता है। BSW थ्रेड कोण खालिस्तान होता है। तो दोस्तों BSW थ्रेड कोण जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी 55 डिग्री। 55 डिग्री होता है BSW थ्रेड का कोण। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो दोस्तों थ्रेड के प्रकार और थ्रेड को कोण देख लेते हैं। BSW थ्रेड जो होता है इसका थ्रेड कोण होता है 55 डिग्री। BA थ्रेड की बात करें तो ये होता है 47.5 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड होता है 0 डिग्री। एक में थ्रेड होता है 29 डिग्री और बट्रेस थ्रेड जो होता है ये होता है 45 डिग्री। ये सभी आपको याद रखना है। BSW थ्रेड में पिच का मान खालिस्तान होता है। तो दोस्तों BSW थ्रेड में पिच का मान जो होता है 1 में चूड़ी प्रति इंच जो है BSW थ्रेड में पिच का मान होता है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो स्क्रू की पिच उसकी चूड़ी पर एक बिंदु से साथ
वाली चूड़ी के संगत बिंदु तक अक्षीय दूरी होती है। पिच बराबर क्या होता है, 1 में स्क्रू की इकाई लंबाई में चूड़ियों की संख्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BSW थ्रेड में चूड़ी की गहराई खालिस्तान होती है। दोस्तों BSW थ्रेड में चूड़ी की गहराई जो होती है ये होती है 0.64 P होती है। क्या होती है, 0.64 P होती है। इसमें थ्रेड कोण कितना होता है BSW में, 55 डिग्री, हमने आपको बता दिया। गहराई जो होती है H, ये कितनी होती है 0.64 P। संपूर्ण गहराई होती है 0.966 P और त्रिज्या जो होती है ये होती है 0.1373 P जो है इसकी त्रिज्या होती है। और P क्या होता है, P मतलब पिच होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BA थ्रेड कौन खालिस्तान है। BA मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन। ब्रिटिश एसोसिएशन जो होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का थ्रेड कौन जो होता है ये कितना होता है, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 47.5 डिग्री होता है BA ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का थ्रेड कौन। इस थ्रेड का प्रयोग जो दोस्तों किसी उपकरण या अन्य सूक्ष्म कार्य के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, BA थ्रेड कौन का उपयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल सतह को रेखा छेदन करने का उचित तरीका कौन सा है। तो दोस्तों एक समतल सतह को रेखा छेदन करने का उचित तरीका जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो सिंबल है ये वाला सही हो जाएगा। एक समतल सतल को रेखाछेदन करने का उचित तरीका। रेखाछेदन की बात करें दोस्तों तो रेखाछेदन रेखाएं पतली रेखाएं होती है। यह रेखा आउटलाइन से 45 डिग्री के कोण पर तथा 1.5 की दूरी पर खींची जाती है। ये रेखा किसी समतल भाग के सेक्शन को या धातु के सेक्शन को दर्शाता है। तो विकल्प डी में दिया गया चित्र रेखाछेदन करने का सबसे उचित तरीका है ये वाला। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक बताइए। दोस्तों ओवरऑल मशीनिंग का जो प्रतीक होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए, ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक होता है। बात करें बी वाला जो है ये टर्न मशीनिंग का होता है। किसका होता है, टर्न मशीनिंग का होता है प्रतीक बी वाला। सी वाला विकल्प जो है प्रतीक जो दिया गया है ये ग्राइंडिंग मशीनिंग का होता है। और जो डी वाला जो दिया गया है ड्रिलिंग मशीनिंग का प्रतीक होता है। जब सतह का मशीनिंग नहीं करना होता है तो उसे इस प्रतीक के द्वारा दर्शाते हैं। जब सतह का मशीनिंग नहीं करना होता है तो उसे ये वाला प्रतीक आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्न मशीनिंग का प्रतीक बताइए। दोस्तों टर्न मशीनिंग का प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राइंडिंग मशीनिंग का प्रतीक बताइए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ड्रिल मशीन का प्रतीक बताइए तो दोस्तों ड्रिल मशीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ड्रिल मशीन का प्रतीक। बीयरिंग की रूढ़ी बताइए। तो दोस्तों बीयरिंग की रूढ़ी जो होगी ये होगी कौन सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला। ये वाला जो है बीयरिंग की रूढ़ी या प्रतीक है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो चेन व्हील के अगर पूछ ले, चेन व्हील का प्रतीक ये आपको ये रूढ़ी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चेन व्हील को बाह्य थ्रेड को ये वाला जो रूढ़ी चिन्ह है इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रेट नर्लिंग की रूढ़ी बताइए। दोस्तों स्ट्रेट नर्लिंग की बात कर ले तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला जो रूढ़ी है ये है इसकी स्ट्रेट नर्लिंग की रूढ़ी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायमंड लर्निंग की रूढ़ी बताइए। तो दोस्तों डायमंड जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला जो है डायमंड नर्लिंग की रूढ़ी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में कौन सा भाग ब्लाइंड होल को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों ब्लाइंड होल को जो प्रदर्शित कर रहा है ये कर रहा है दूसरा नंबर वाला जो ये वाला भाग है ये ब्लाइंड होल को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसका देख लेते हैं। जैसे पहला वाला जो भाग है दोस्तों ये होता है ड्रिल होल। ये पहला वाला जो भाग दिया है ये कौन सा होता है, ड्रिल होल। दूसरा वाला है जो ये वाला भाग जो दिया गया ये होता है ब्लाइंड होल। तीसरा वाला जो होता है ये काउंटर संक होल होता है तीसरा वाला। ठीक है, चौथे वाले की बात करें तो ये काउंटर बोर होता है। और पांचवें वाले की बात करें तो दोस्तों ये होता है स्पॉट फेस। क्या होता है, स्पॉट फेस। ये सभी को आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में पुर्जे की ड्राइंग प्रदर्शित की गई है। मशीनी चिन्ह A1 क्या इंगित करता है। जो A1 है ये वाला ये क्या इंगित करता है हमको बताना है। तो दोस्तों A1 जो है ये कोटिंग से पहले रफनेस का मान जो है इंगित करता है A1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। तो दोस्तों जो इसमें कौन सा प्रतीक है जो वर्कशॉप में ड्रिल किए गए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन जो है वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी कौन सी है। तो दोस्तों कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी जो है ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको याद देखना है। ये है कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी। ये वाली होती है लकड़ी की रूढ़ी। ठीक है, ये होती है पेट्रोल डीजल केरोसिन जो भी है उसकी रूढ़ी होती है। और ऑप्शन नंबर सी जो होती है ये होती है प्लास्टिक रबर फाइबर पत्थर आदि, ये इसकी रूढ़ी होती है। किसकी, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तरल को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है? तो दोस्तों तरल को प्रदर्शित करने की जो रूढ़ी होती है ये क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी। डी जो है तरल को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर स्टील की बात करें दोस्तों, स्टील अगर आपसे पूछ ले तो स्टील संकेत को ये रूढ़ी के द्वारा दिखाया जाता है, स्टील के संकेत को, आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है। दोस्तों लकड़ी को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैकिंग को प्रदर्शित करने की रूढ़ी कौन सी है? दोस्तों पैकिंग को प्रदर्शित करने की रूढ़ी जो है ये है ऑप्शन नंबर सी। सी वाली जो हो जाएगी, पैकिंग को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है, ये कांच की रूढ़ी है, ये लकड़ी की रूढ़ी है, ये तरल पदार्थ की रूढ़ी है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेचिट एवं पिनियन की रूढ़ी बताइए। तो दोस्तों रेचिट एवं पिनियन की रूढ़ी जो हो जाएगी ये हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ए वाला जो ऑप्शन है ये वाला, ये हो जाएगी रेचिट एवं पिनियन की रूढ़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ हटाने की आवश्यकता होने पर कौन से रूढ़ी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? जब पदार्थ हटाने की आवश्यकता होती है तो कौन सा रूढ़ी चिन्ह प्रदर्शित करते हैं? ये करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जब पदार्थ को हटाने की आवश्यकता हो तो इस रूढ़ी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब सभी का एक एक करके हम देख लेते हैं दोस्तों। जब ऐसा कहीं रूढ़ी चिन्ह आपको दिख जाए तो ये होता है वह सतह जहाँ पर मशीनिंग द्वारा पदार्थ को हटाने की आवश्यकता होती है। टी वाला क्या है? टर्निंग जहाँ द्वारा फिनिश किया जाता है। डी ड्रिल द्वारा, जी ग्राइंडिंग द्वारा, और जो ऐसा दिख जाए ओ या जीरो दिख जाए तो यह पदार्थ की हटाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए प्रदर्शित किया जाता है ये वाले सिंबल को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में ए मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? जो ए है ये किसको दर्शाता है मशीन ड्राइंग में? तो दोस्तों ए जो है ये दर्शाता है खुरदरेपन का मान चिन्ह। ए जो है ये खुरदरेपन का मान चिन्ह दर्शाता है मशीन ड्राइंग में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में बी मशीन ड्राइंग में किस चीज़ को दर्शाता है? ये जो बी है ये किसको दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है उत्पादन विधि या परत या उपचार को दर्शाता है बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में सी मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? अब ये जो सी है ये किसको दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है प्रतिदर्शन लंबाई को दर्शाता है सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में डी मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? ये जो डी है ये किसको दर्शाता है दोस्तों? ये दर्शाता है दोस्तों मशीनी छूट दिशा। ये मशीनी छूट दिशा को दर्शाता है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस अक्षरमाला को पहचाने जो रुक्षता रफनेस मान R4 को दर्शाता है। जो रुक्षता रफनेस मान R4 को दर्शाता है तो ये दर्शाता है दोस्तों एफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो एफ है दोस्तों ये वाला एफ जो है R4 को दर्शाता है, रफनेस के मान को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस संकेत को पहचाने जो किसी भी निर्माण विधि में रुक्षता खुरदरापन सतह को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों रुक्षता या खुरदरेपन को दर्शाने के लिए इस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रतीक रेल सेक्शन को दर्शाता है? दोस्तों रेल सेक्शन को कौन सा प्रतीक दर्शाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये रेल सेक्शन को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिया गया संकेत किस पदार्थ का है? जो ये संकेत दिया गया है किस पदार्थ का है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कांच का। कांच का संकेत दिया गया है, जो ये सिंबल दिया है ये सिंबल आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एनालॉग मीटर को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों एनालॉग मीटर को जो है ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है एनालॉग मीटर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ का रूढ़िगत निरूपण पहचाने। तो दोस्तों ये वाला जो निरूपण होता है ये होता है स्टील का। स्टील का होता है रूढ़िगत निरूपण। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। यदि आपको ये सिंबल कहीं दिख जाए तो ये जो सिंबल होता है ये होता है कास्ट आयरन, स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर एलॉय आदि का। इस टाइप से आपको दिख जाए डैश डैश लाइन वाला तो ये होता है पैकिंग और कुचालक पदार्थ। या इस टाइप से आपको कुछ दिख जाए तो ये होता है कंक्रीट का रूढ़ि चिन्ह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 का जो है सूची 2 से हमको मिलान करना है। तो दोस्तों पेट्रोल, अभी हमने आपको बताया पेट्रोल क्या होता है। पेट्रोल का सिंबल जो होता है ये ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है पेट्रोल का है। लकड़ी की बात करें तो ये हो जाएगा। शीशे की बात करें तो शीशा का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और कंक्रीट की बात करें तो ये हो जाएगा कंक्रीट का। अगर सही तरीके से देखा है तो पेट्रोल का दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर 4 वाला। पेट्रोल का होता है ऑप्शन नंबर 4, लकड़ी का होता है ऑप्शन नंबर 1, शीशा होता है ऑप्शन नंबर 2 और कंक्रीट की बात करें तो ये हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रतीक द्वारा चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है? तो दोस्तों चुंबकीय कोर को ऑप्शन नंबर ए प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न रूढ़ी क्या प्रदर्शित करती है? तो दोस्तों ये वाले जो रूढ़ी है ये प्रदर्शित करती है चैनल काट को। किसको? ये वाला जो दिख जाए आपको कहीं पे तो ये कौन सा काट कहलाएगा? चैनल काट कहलाएगा। और देख लेते हैं एक्स्ट्रा। अगर टी टाइप से दिख जाए आपको तो टी काट, ये अगर टी दिख जाए आपको तो इसको बोलते हैं टी काट। अगर इस टाइप से दिख जाए आई बना हुआ तो इसे आई बीम काट कहते हैं। और ये वाला जो होता है ये होता है चैनल काट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरेटेड शाफ्ट का रूढ़िगत निरूपण है। दोस्तों सिरेटेड शाफ्ट का रूढ़िगत निरूपण होता है दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर बी वाला। ये होता है सिरेटेड शाफ्ट का रूढ़िगत निरूपण। एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं। अगर ये बात करें ये वाला जो है ये होता है रेडियल रिप्स। ये हो जाए कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा रेडियल रिप्स।
बी वाले की बात करें तो ये सेरेटेड सॉफ्ट हो जाएगा, सी वाले की बात करें तो ये हो जाएगा स्प्लाइंट सॉफ्ट, और डी वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा चेन व्हील। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में किस पदार्थ का रूढ़िगत प्रदर्शन किया गया है? तो दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का रूढ़िगत प्रदर्शन किया गया है चित्र में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबके यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कास्ट आयरन, स्टील, एल्युमिनियम और इसके एलॉय की बात करें तो ये वाला रूढ़िगत चिन्ह हो जाएगा। लेड, जिंक, श्वेत धातु आदि इस प्रकार से आपको दिख जाए तो ये होगा लेड, जिंक, श्वेत धातु। ग्लास का हमने आपको बता ही दिया है, लकड़ी का हमने आपको बता ही दिया है, कंक्रीट का हमने आपको बता ही दिया है, वाटर, पेट्रो, केरोसिन का भी हमने आपको बता ही दिया है पहले। वेल्ड प्रतीक खालिस्तान को प्रदर्शित करता है या प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों वेल्ड प्रतीक जो है ये जो है स्पॉट वेल्ड को प्रस्तुत करता है। किसको करता है? स्पॉट वेल्ड को प्रस्तुत करता है वेल्ड प्रतीक। ठीक है, देखते हैं अब इनके प्रतीक कौन से होते हैं। जो स्टार वाला अगर प्रतीक दिख जाए आपको तो ये होता है स्पॉट वेल्ड। इस टाइप से प्रतीक आपको दिख जाए तो ये होता है सिम वेल्ड। अगर इस टाइप का प्रतीक आपको नजर आ जाए तो इसे बोलते हैं फिलेट वेल्ड। इस टाइप का प्रतीक आपको दिख जाए तो इससे बोलते हैं वी वेल्ड। इस टाइप का आपको प्रतीक दिख जाए तो इससे बोलते हैं अपसेट वेल्ड। क्या होता है? अपसेट वेल्ड उसे कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए चिन्ह का नाम बताइए। तो दोस्तों ये वाला जो चिन्ह है ये किसका नाम? ये है सिंगल बेवेल बट वेल्ड। क्या है? सिंगल बेवेल बट वेल्ड, यह है इसका नाम हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप फिटिंग का चिन्ह क्या है? तो ये वाला जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 क्रॉस। क्रॉस वाला इसको बोलेंगे क्रॉस। इस चिन्ह का नाम क्या है? क्रॉस। ठीक है, पाइप फिटिंग की बात करें तो एल्बो के लिए हम इस संकेत का उपयोग करते हैं जब 90 डिग्री का बात हो। यूनियन की बात करें तो यूनियन का प्रतीक जो होता है ये होता है संकेत। रिड्यूसर की बात करें, रिड्यूसर का संकेत जो होता है ये वाला होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SP46 रेशियो 2003 के अनुसार नीचे चित्र में दिखाया गया संकेत कौन सी पाइप फिटिंग को दर्शाता है? तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा एल्बो 90 का। ये एल्बो 90 को दर्शाता है। बात करें एक्स्ट्रा फिट के बारे में तो एल्बो 90 फ्लेंज के लिए जो होता है ये वाला प्रतीक होता है। किसके लिए होता है? फ्लेंज के लिए। एल्बो 45 स्क्रू के लिए जो प्रतीक होता है ये वाला होता है। क्रॉस फ्लेंज के लिए होता है ये वाला प्रतीक, और कैप स्क्रू के लिए होता है ये वाला प्रतीक। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 2003 के अनुसार नीचे चित्र में दिखाया गया संकेत कौन सी पाइप फिटिंग को दर्शाता है? तो ये वाला जो संकेत है कौन सी पाइप फिटिंग को दिखाता है? गेट वाल्व को। किसको दर्शाता है? गेट वाल्व को दर्शाता है ये वाला फिटिंग। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एल्बो 45 डिग्री पर स्क्रू का जोड़ का प्रतीकात्मक संकेत होता है। जो एल्बो 45 डिग्री का स्क्रू जोड़ होता है इसका प्रतीकात्मक संकेत जो होता है, अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये वाला जो संकेत होता है ये 45 डिग्री एल्बो का प्रतीकात्मक संकेत होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देख लेते हैं। एल्बो 45 का स्क्रू जोड़ होता है ये वाला होता है। एल्बो 45 का फ्रंट जोड़ की बात करें तो डबल वाला जो होता है, डबल वाला जो सिंबल दिख जाए आपको उसको लगाना है। एल्बो 45 का बेल और स्पीकॉर्ड जोड़ जो होता है ये इस टाइप से होता है। एल्बो 45 डिग्री का वेल्डेड जोड़ होता है ये इस टाइप से होता है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट्स द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट्स द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे दोस्तों वो कहते हैं लैप जोड़। क्या कहते हैं? लैप जोड़। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट्स द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे लैप जोड़ कहते हैं। जिस भाग पर प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ी रहती है और उसमें रिवेट लगाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के सीध में एवं उन पर कवर प्लेट रखकर रिवेट्स द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बट जोड़। बट जोड़ होता है। इस टाइप का अगर सिंबल आपको दिख जाए तो ये होता है बट जोड़। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए फिटिंग प्रतीक का नाम बताइए। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्लेंट जोड़। ये वाला जो प्रतीक है ये किसका प्रतीक है? फ्लेंट जोड़ का प्रतीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे चित्र में दिए गए प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक पहचानिए। फिलेट वेल्ड का प्रतीक जो होता है ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये होता है फिलेट वेल्ड का प्रतीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस प्रकार के वेल्डिंग को निरूपित करता है? तो दोस्तों ये वाला जो चिन्ह है ये किसको निरूपित करता है? ये करता है सिंगल बेवेल बट को निरूपित करता है वेल्डिंग का यह प्रतीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिया गया चिन्ह किस प्रकार की वेल्डिंग को निरूपित करता है? अगर इस प्रकार से आपको दिख जाए तो इसे बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्टीप। स्टीप बोलते हैं इसे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिया गया चिन्ह किस प्रकार की वेल्डिंग को निरूपित करता है? अगर इस टाइप से आपको नजर आ जाए तो इसे बोलते हैं दोस्तों स्क्वायर बट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बट बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिया गया प्रतीक किस प्रकार की वेल्डिंग को प्रदर्शित करता है? अगर इस टाइप से आपको नजर आ जाए तो इसको बोलते हैं दोस्तों सीम। क्या बोलते हैं? सीम। जिस वेल्डर में एक के ऊपर एक रखी दो धातु चादरों को सतत जोड़ने की आवश्यकता हो वहां पर सीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। जिस वेल्डर में एक के ऊपर एक रखी दो धातु चादरों को सतत जोड़ने की आवश्यकता हो वहां पर सीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका हो जाएगा चौथा वाला, ये वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा चौथा वाला, क्या हो जाएगा, पहले का चौथा वाला हो जाएगा। दूसरे की बात करें दोस्तों बी का हो जाएगा दोस्तों पाँचवा वाला, ये इसका रूढ़िया है। काट के प्रदर्शन और इसकी रूढ़िया जो है ये इस प्रकार से बनेगी। सी वाले की बात करें दोस्तों तो सी वाले का हो जाएगा पहला वाला, ये इसकी रूढ़िया है। डी वाले की बात करें दोस्तों तो डी वाले का हो जाएगा दूसरा वाला, ये वाला। और ई वाले की बात करें दोस्तों तो ई वाले का क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। ये सभी आपको रूढ़ि चिन्ह याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिए गए प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक पहचानिए। तो दोस्तों फिलेट वेल्ड का प्रतीक जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो बीड अगर दिख जाए या एज सिल जाए तो इसका प्रतीक होता है ये वाला। स्टड अगर दिख जाए तो इसका प्रतीक होता है ये वाला। और सीलिंग रन की बात करें तो ये होता है गोल वाला सीलिंग रन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें से बताना है आपको कि कौन सा प्रतीक है जो ड्रिल जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये प्रतीक जो है वर्कशॉप में ड्रिल जाने वाले छिद्र को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रतीक स्क्वायर बट वेल्ड का रूढ़िगत प्रतीक है। स्क्वायर बट वेल्ड का रूढ़िगत प्रतीक जो है ये होता है दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर बी, ये होता है स्क्वायर बट वेल्ड का रूढ़िगत प्रतीक। ठीक है, फिलेट वेल्ड का प्रतीक हमने आपको बताया था, त्रिभुज जैसे दिख जाए तो फिलेट वेल्ड। स्क्वायर बट वेल्ड 2 लाइन दिख जाए आपको। सिंगल वी बट वेल्ड वी वाला जो दिख जाए आपको। सिंगल यू बट वेल्ड तो यू वाला जो आपको सिंबल दिख जाए ये होता है सिंगल यू बट वेल्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स द्वारा दर्शाए गए चिन्ह का नाम बताइए। जो ये चिन्ह बोला है इसका नाम आपको बताना है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों नट। क्या बोलते हैं, नट। एक्स चिन्ह द्वारा नट को दर्शाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए चिन्ह का नाम बताइए। तो दोस्तों चित्र में दर्शाए गए चिन्ह का नाम है रिवेट, इसे बोलते हैं रिवेट। क्या बोलते हैं, रिवेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SP46 रेशियो 2003 के अनुसार एक स्पॉट वेल्ड के लिए उपयुक्त संकेत क्या है। तो स्पॉट वेल्ड के लिए संकेत जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी जो है एक स्पॉट वेल्ड के लिए उपयुक्त संकेत है। बेकिंग रन की बात करें दोस्तों तो ये होता है बेकिंग रन का प्रतीक। प्लग वेल्ड का ये होता है प्लग वेल्ड का। स्पॉट वेल्ड ये होता है सीम वेल्ड ये वाला होता है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SP46 रेशियो 2003 के अनुसार एक एज वेल्ड के लिए निम्न संकेतों में से कौन सा संकेत प्रयोग में लिया जाता है। तो एज वेल्ड के लिए दोस्तों इस संकेत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेकिंग स्ट्रिप वेल्ड के लिए ये वाला संकेत होता है। सिंगल जे बेट वेल्ड के लिए ये वाला, ये आपको संकेत सभी के याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संयुक्त डबल बेवल बट वेल्ड का संकेत है। तो दोस्तों एक संयुक्त डबल बेवल बट वेल्ड का संकेत जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डबल बट वेल्ड जो होता है ये होता है। डबल बेवल बट वेल्ड जो होता है ये वाला सिंबल। डबल जे बट वेल्ड का सिंबल ये वाला होता है। स्टड वेल्ड का होता है ये वाला संकेत। ये सभी आपको याद रखना है। कौन सा चिन्ह गेट वाल्व को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों गेट वाल्व को जो प्रदर्शित करता है ये करता है ऑप्शन नंबर डी वाला संकेत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्बन माइक्रोफोन है। तो दोस्तों कौन सा कार्बन माइक्रोफोन है, तो ये बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा माइक्रोफोन, कार्बन माइक्रोफोन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त द्विमार्गी स्विच के चिन्हों को पहचाने। तो द्विमार्गी स्विच कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है ये द्विमार्गी स्विच का चिन्ह है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट चिन्ह को पहचानिए। तो दोस्तों 16 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट चिन्ह का प्रतीक जो होता है ये वाला होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल वर्तनी रेखा चित्र में इस चिन्ह के नाम को पहचानिए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों बत्ती का जोड़ जहां पर स्विच है। ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं, बत्ती का जोड़ जहां पर स्विच है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले प्रतीक का नाम बताइए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बजर। इसे जो बोलते हैं इसको बोलते हैं बजर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AC जनरेटर। नीचे जो है ये AC है और जी जो है ये जनरेटर का सिंबल है, तो इसे बोलते हैं AC जनरेटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में दिखाया गया चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये प्रदर्शित करता है फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह को। किसको प्रदर्शित करता है, फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह को प्रदर्शित करता है ये वाला चिन्ह। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति को पहचानिए जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में होता है। तो इसका जो ये सिंबल दिया है ये किसका होता है, ये होता है दोस्तों सॉकेट आउटलेट का। सॉकेट आउटलेट का जो है ये आकृति है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर के प्रतीक की पहचान कीजिए। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर के लिए जो प्रतीक होता है ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसे बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विद्युतीय परिपथ आरेख में सतत परिवर्तन के लिए प्रतीक को पहचानिए। तो दोस्तों विद्युतीय परिपथ आरेख में सतत परिवर्तन के लिए जो प्रतीक होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी वाला, इसे बोलते हैं सतत परिवर्तित के लिए प्रतीक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ट और प्रत्यावर्तित विद्युत धारा के प्रतीक को पहचानिए। दोस्तों डिस्ट और प्रत्यावर्तित धारा का प्रतीक जो होगा ये हो जाएगा प्रत्यावर्तित धारा और ये हो जाएगी डिस्ट धारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्ट विद्युत धारा जनित्र के साधारण प्रतीक को पहचानिए। तो दोस्तों डिस्ट विद्युत धारा, डिस्ट मतलब डीसी विद्युत धारा जनित्र के साधारण प्रतीक जो होता है ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा डिस्ट विद्युत धारा जनित्र का साधारण प्रतीक है। नीचे में जो लाइन है ये डिस्ट धारा है और जी जो है जनरेटर का प्रतीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हेडफोन के प्रतीक को पहचानिए। तो दोस्तों हेडफोन का जो प्रतीक होता है ये होता है ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रतीक के नाम को पहचानिए। तो दोस्तों इसे बोलते हैं गतिशील लौह यंत्र। क्या है ये इसको बोलते हैं गतिशील लौह यंत्र। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में रेखा चित्र में इस प्रतीक के नाम को पहचानिए। तो ये जो प्रतीक होता है ये किसका प्रतीक होता है, ये होता है गैल्वेनोमीटर, इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखा चित्र में इस प्रतीक के नाम को पहचानिए। तो इसे बोलते हैं गतिशील कुंडली यंत्र रेक्टिफायर के साथ। ये जो नीचे दिया ये रेक्टिफायर है, इसे बोलते हैं गतिशील कुंडली यंत्र रेक्टिफायर के साथ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखा चित्र में इस प्रतीक के नाम को पहचानिए। तो दोस्तों इसे बोलते हैं क्या, स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश, इसे बोलते हैं स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश या फिसला हुआ स्लिप रिंग के ऊपर ब्रश जो है ये प्रतीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ रेखा चित्र में इस प्रतीक के नाम को पहचानिए। तो दोस्तों इसे बोलते हैं पल्स इंटरवल। क्या बोलते हैं, पल्स इंटरवल इसे बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताइए। दोस्तों इसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इसे बोला जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एनालॉग मीटर किसका प्रतीक कौन सा है, मतलब निम्न में से एनालॉग मीटर का किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो एनालॉग मीटर जो होता है इसे इस तरीके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रतीक द्वारा चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है। तो चुंबकीय कोर को दोस्तों ये प्रदर्शित किया जाता है ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस परिपथ में प्रयुक्त होने वाले फ्यूज को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फ्यूज के लिए दोस्तों हम इस प्रतीक का उपयोग करता है फ्यूज के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रतीक एक सेल को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों सेल को जो प्रदर्शित करता है ये करता है ऑप्शन नंबर बी वाला, बी जो है एक सेल को प्रदर्शित करता है। बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की लाइनों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से अर्थ लाइन का प्रतीक पहचानिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये अर्थ लाइन का प्रतीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्क हेड लैंप ग्राफिकल चिन्ह को पहचानिए। दोस्तों बल्क हेड लैंप के ग्राफिकल चिन्ह जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी जो होता है बल्क हेड लैंप के ग्राफिकल चिन्ह की पहचान है। दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। डेली हम आपको एक यहाँ पे चैप्टर हम करवाने वाले हैं और मैराथन क्लास भी हम जल्दी इसकी आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।